और बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। वाजे अंदर रियाज अंदर, यानी चेले अंदर हो चुके हैं। अब नंबर है गुरु का। चेले अंदर, गुरु का नंबर। सबके गुनाहों का हिसाब होगा, सबके गुनाहों की सजा मिलेगी। जी हां, सबसे पहले आपको हम दिखाने जा रहे हैं कौन से वो चेले। सचिन वाजे पहला चेला देखिए। सचिन वाजे किसके चेले हैं? आका कहां है? सचिन वाजे। न सिर्फ सचिन वाजे बल्कि अगला चेला रियाज काजी। रियाज काजी भी अंदर हो गया है। जी हां, रियाज काजी की गिरफ्तारी हो गई है। तो एक एक कर सबके गुनाहों का हिसाब हो रहा है, सबके षड्यंत्र और साजिश का पर्दाफाश हो रहा है। सचिन वाजे को हम दिखा रहे हैं। सचिन वाजे फिलहाल जेल में है, लेकिन रियाज काजी की भी गिरफ्तारी हो गई। आपको बताएं, रियाज काजी के भी एक एक षड्यंत्र, एक एक साजिश का हिसाब होने जा रहा है। कोई भी बचेगा नहीं। रियाज काजी भी अपने गुनाहों की सजा भुगतेगा। जी हां, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यह है रियाज काजी। रियाज काजी को एनआईए ने गिरफ्तार किया है। तो जितने भी गुनाह में शामिल थे, ये रियाज काजी को आप देख रहे हैं। सचिन वाजे के साथ रियाज काजी, ये देखिए रियाज काजी खड़ा है। सचिन वाजे के साथ उसके गुनाहों में शामिल था रियाज काजी। रियाज काजी हर रात जानता है, ये देख रहे हैं आप। रियाज काजी की चाल ढाल ये सब बता रही थी कि सचिन वाजे की शय पर वो क्या क्या साजिशें रच रहा था। लेकिन सबको जवाब देना होगा, सबको बराबर सजा मिलेगी अपने हर षड्यंत्र की, हर साजिश की, हर गुनाह की। और अब रियाज काजी गिरफ्तार हो चुका है, एनआईए की रिमांड पर है और अब हर राज उगलेगा। हर साजिश का होगा हिसाब, हर गुनाह की मिलेगी सजा। शिकंजे में एक और प्यादा। चेला अंदर, अब गुरु का नंबर। गैंग्स ऑफ वाजे का वो किरदार जिसके सीने में दफन है वाजे की हर साजिश का कच्चा चिट्ठा। अब सचिन वाजे के इस शागिर्द का खेल खत्म हो चुका है। इस प्यादे पर एनआईए ने शिकंजा कस दिया है। आज सुबह एनआईए ने सचिन वाजे के इस राजदार को गिरफ्तार किया, फिर एनआईए कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे 16 अप्रैल तक एनआईए कस्टडी में भेज दिया गया है। सबसे पहले उनको इंट्रोगेशन के लिए बुलाया गया था, उसके बाद अब रियाज काजी को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया गया। कई चीज़ें जो है वो तथ्य सामने रखी गई है। पहले तो मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगी जहां पर अब एनआईए की टीम फिर से रियाज काजी को 5 दिन की कस्टडी, यानी 16 अप्रैल तक की जो कस्टडी मिली है उसी कस्टडी को देखते हुए अब पूछताछ जो है वो एनआईए की ओर से की जाएगी। हालांकि कोर्ट में रियाज काजी के वकील ने उसे बचाने की लाख कोशिश की, लेकिन एनआईए की दलीलों के आगे उसकी एक न चली। कोर्ट में एनआईए ने कहा कि रियाज काजी से मनसूख हत्या केस में पूछताछ करनी है। एनआईए ने कहा कि काजी से जिलेटिन छड़ों के बारे में इंक्वायरी करनी है। एनआईए ने कोर्ट में यह भी कहा कि काजी वाजे की मदद कर रहा था, नंबर प्लेट नष्ट करते वक्त भी मौके पर मौजूद था और रियाज काजी को वाजे के षड्यंत्र की पूरी जानकारी थी। सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद से ही रियाज काजी एनआईए के रडार पर था। आधा दर्जन से ज्यादा बार एनआईए ने रियाज काजी से पूछताछ की थी और लंबी पूछताछ के बाद आखिरकार एनआईए ने रियाज काजी को हथकड़ी पहना दी। और आइए आपको रियाज काजी के गुनाह का पहला सबूत दिखाते हैं। कैसे रियाज काजी नंबर प्लेट बनवाने जा रहा था, वो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसके बिना पर रियाज काजी की गिरफ्तारी हुई है। तस्वीर देखिए, ये रियाज काजी आपको दिखाई दे रहा है सफेद शर्ट में। ये जिस दुकान के अंदर जा रहा है, दरअसल ये नंबर प्लेट की दुकान है। अगर मैं आपको दिखाऊं, काजी वापस लौट रहा है। वापस लौटने की भी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये काजी वापस लौटा, ये नंबर प्लेट की दुकान गया है। सवाल उठ रहे हैं, दुकान का मालिक देखिए निकल कर बाहर आया। ये देखिए रियाज काजी को देखने के लिए। तो रियाज काजी इस नंबर प्लेट की दुकान पर क्यों गया था, बड़ी बात है। ये सारे सवाल रियाज काजी से किए गए। उसके बाद न सिर्फ एक बार बल्कि एनआईए ने रियाज काजी को कई बार बुलाया, कई बार बुलाकर रियाज काजी से सवाल जवाब किए। एनआईए को पहले दिन से शक था कि यह सचिन वाजे का राइट हैंड है और यह सचिन वाजे के गुनाह से जुड़े सबूतों को नष्ट करता आया है। इसलिए यही कड़ी है,
इसी को अगर पकड़ लिया तो सचिन वाजे के सारे राज फाश हो जाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं रियाज काजी पर आखिर क्या क्या आरोप हैं। ये आपको हम दिखाने जा रहे हैं, ये हम आपको दिखाएं, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं। आइए, रियाज काजी से रिपब्लिक भारत ने खुद यह सवाल पूछा इस नंबर प्लेट सीसीटीवी फुटेज से जुड़ा। देखिए जरा रियाज काजी कैसे हमारे सवालों पर चुप हो गया था। Mr. Kazi, are you going to turn approver? Mr. Kazi, are you turning to approver? आपने वो नंबर प्लेट्स की दुकान पर क्यों गए थे? Mr. Kazi, are you going to turn approver? Mr. Kazi, are you turning to approver? आपने वो नंबर प्लेट्स की दुकान पर क्यों गए थे? Mr. Kazi. तो आपने देखा कैसे रियाज काजी हमारे सवालों से भागता रहा। जल्दी से आइए आपको दिखाते हैं रियाज काजी पर इल्जामात और आरोप क्या हैं। रियाज काजी पर दरअसल जो आरोप है वो आपके सामने है। वाजे की सोसाइटी का फुटेज गायब किया रियाज काजी ने। इसके अलावा जो आरोप है, फर्जी नंबर प्लेट बनाई रियाज काजी ने, ये इल्जामात हैं। नंबर प्लेट की दुकान से सबूत मिटाए रियाज काजी ने। न सिर्फ सबूत मिटाए बल्कि एंटीलिया साजिश में वाजे की मदद की, ये आरोप रियाज काजी पर थे, जिसके बाद रियाज काजी को गिरफ्तार कर लिया गया। आइए आपको जल्दी से दिखाते हैं, जल्दी से मैं आपको दिखाऊं। ये एक किरदार है जो अपने अंजाम तक पहुंच गया है, अपने गुनाहों के अंजाम तक। एक और किरदार है जो अपनी अंजाम तक पहुंचने के बाद जेल के अंदर है, अब फिलहाल जेल की सलाखों में रहेगा। सचिन वाजे भी अपने अंजाम तक पहुंच गया है। जो कुछ साजिश और षड्यंत्र सचिन वाजे ने रचे उसके अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। सचिन वाजे भी फिलहाल तलोजा जेल में है। देखिए जरा रिपोर्ट। सचिन वाजे 16 साल की बर्खास्तगी के बाद जून 2020 में वापस वर्दी में तो आ गया, लेकिन 16 साल पुरानी शोहरत उसे नहीं मिली और उसी शोहरत की चाहत ने एक बार फिर उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। हमारा काम कर रहे हैं ना। वो सचिन वाजे जो कभी मुंबई पुलिस में एक रसूखदार अफसर हुआ करता था, वो वाजे एक अपराधी की तरह अब जेल में अपने गुनाहों की सजा भुगत रहा है। एंटीलिया केस की जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया सचिन वाजे फिलहाल तलोजा जेल में है। वाजे को 13 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और उसकी एनआईए कस्टडी खत्म होने के बाद उसे अदालत के सामने पेश किया गया। लेकिन कहते हैं अपराधी कितना ही शातिर हो, एक ना एक दिन गुनाहों के दलदल में फंस ही जाता है। कुछ ऐसा ही सचिन वाजे के साथ भी हुआ। वर्दी की आड़ में सचिन वाजे एक ऐसी खूंखार साजिश का ताना बाना बुन रहा था जो उसे सलाखों के पीछे ले गई। उसने बचने की तमाम कोशिश की, तमाम हथकंडे अपनाए, लेकिन आखिरकार वाजे को अपने पाप का हिसाब तो देना ही पड़ेगा। तो चेलों का काम तो हो गया। जो चेले इस साजिश में शामिल थे दोनों अंदर जा चुके हैं, लेकिन अभी गुरु भी हैं। जी हां, आपको दिखाते हैं जरा सचिन वाजे और रियाज काजी, दोनों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सचिन वाजे और रियाज काजी ये दोनों दरअसल साजिश में शामिल थे। तस्वीर दिखाएंगे, तस्वीर के साथ ग्राफिक्स हम आपको दिखाएंगे, वो पिक्चर दिखाएंगे दोनों की, सचिन वाजे और रियाज काजी की। ये आ गया सचिन वाजे और रियाज काजी, और इनका जो बॉस, इनके जो रिपोर्टिंग बॉस थे परमवीर सिंह। तो परमवीर सिंह को आप देख रहे हैं, यानी सचिन वाजे जेल जा चुके हैं, रियाज काजी गिरफ्तार हो चुके हैं और परमवीर के खिलाफ इंक्वायरी बैठ गई है। और परमवीर के खिलाफ जो जांच कर रहे हैं, आपको जानकर ताज्जुब होगा, परमवीर का जिनसे 36 का आंकड़ा है, संजय पांडे 86 बैच के आईपीएस, वो अब परमवीर सिंह के खिलाफ जांच कर रहे हैं। उन्होंने जो आरोप लगाए उन आरोपों की जांच कर रहे हैं। देखिए जरा कौन है संजय पांडे और परमवीर के खिलाफ जांच करने वाले संजय पांडे के बारे में जानिए। चिट्ठी बम से महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल मचाने वाले परमवीर सिंह अब मुश्किल में फंस सकते हैं। जो धमाका उन्होंने किया था, अब उस धमाके की आंच परमवीर सिंह की दहलीज तक पहुंच चुकी है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार परमवीर सिंह के खिलाफ इंटरनल इंक्वायरी करा रही है, जिसका जिम्मा परमवीर सिंह के कट्टर विरोधी सीनियर आईपीएस अधिकारी संजय पांडे को सौंपा गया है।
I have no comments. इसके साथ ही सरकार ने संजय पांडे को पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त चार्ज भी दिया है, जिसका ऐलान शुक्रवार देर रात किया गया। ऐसे में यह तो साफ जाहिर है कि संजय पांडे को इस जिम्मेदारी देने के पीछे परमबीर सिंह की जांच बड़ी वजह है। अब लाजमी है जब जांच आगे बढ़ेगी तो परमबीर सिंह पर शिकंजा भी कस सकता है। तो परमबीर सिंह के खिलाफ जांच करने वाले हैं आईपीएस संजय पांडे। आइए आपको बता दें संजय पांडे का पूरा तारुफ कौन है। डीजीपी संजय पांडे 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं संजय पांडे, जिन्हें आप देख रहे हैं वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी की सुरक्षा में तैनात रहे संजय पांडे। इसके अलावा आपको बताऊं अभ्युदय बैंक घोटाला बेनकाब किया था संजय पांडे ने, यही परमबीर के खिलाफ जांच करेंगे। गोपीनाथ मुंडे को भी गिरफ्तार किया था, आपको याद होगा मुंबई दंगा मामले में संजय पांडे ने गिरफ्तार किया था गोपीनाथ मुंडे को। अब ये संजय पांडे परमबीर सिंह के खिलाफ जांच करने वाले हैं और संजय पांडे और परमबीर में 36 का आंकड़ा है। बताते हैं क्यों, आइए आपको बताते हैं क्यों ये 36 का आंकड़ा है। दरअसल आपको बताऊं कि अब जांच जो बढ़ेगी आगे, ये परमबीर के खिलाफ जांच है। परमबीर के खिलाफ ये जांच है जो परमबीर सिंह ने बाकायदा देशमुख पर आरोप लगाए थे, उनकी जांच के लिए संजय पांडे को लगाया गया है। तो संजय पांडे के बारे में आपको बता दें, संजय पांडे 1986 बैच के आईपीएस हैं। पुलिस कैडर से संजय पांडे बाहर रहे। अचानक मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की जांच इन्हें सौंपा जाना हैरान करने वाला है, क्योंकि अगले साल उनका रिटायरमेंट भी है। लेकिन सरकार के इस फैसले के पीछे एक अहम वजह है। दरअसल परमबीर सिंह और संजय पांडे के बीच तकरार बहुत पुरानी है। आपको बता दें कि संजय पांडे को पिछले महीने महाराष्ट्र सिक्योरिटी फोर्स में भेजा गया था। जब उनका ट्रांसफर हुआ तो वो 20 दिन की छुट्टी पर चले गए। उन्होंने महाराष्ट्र सिक्योरिटी फोर्स ज्वाइन नहीं की, साथ ही सरकार को एक लंबी चिट्ठी भी लिखी। संजय पांडे ने चिट्ठी में लिखा था कि परमबीर सिंह ने एडीजी देवेन भारती की जांच में गवाहों को धमकाया, यानी एक जांच कर रहे थे पहले से संजय पांडे, उसमें यह आरोप परमबीर पर लगाया कि परमबीर ने गवाहों को धमकाया। अतिरिक्त सचिव ने इस मामले में जांच रुकवा दी थी और अनिल देशमुख ने गृह मंत्री रहते हुए भारती की जांच का आदेश दिया था। जब जांच रिपोर्ट सौंपी गई तो उसकी तारीफ खुद शरद पवार से लेकर सभी ने की थी, यह संजय पांडे ने लिखा था। इसके बावजूद परमबीर और अतिरिक्त सचिव ने जांच बीच में रुकवा दी। जाहिर है परमबीर और संजय पांडे के बीच इस अदावत को सरकार इस्तेमाल करने के मूड में है। परमबीर के मामले में जांच पूरी तरह से एक कड़ी के जरिए जोड़ी जा रही है। कड़ी यह है कि 24 मार्च को मुंबई पुलिस के संयुक्त पुलिस आयुक्त मिलिंद भारंबे ने एक रिपोर्ट गृह मंत्री को सौंपी थी। इसमें कहा गया था कि वाजे को पुलिस विभाग में रखने का फैसला परमबीर सिंह का था और यह संयुक्त पुलिस आयुक्त की राय के खिलाफ था। यानी पूरी जांच अब वाजे और परमबीर के बीच की कड़ियों पर होगी। इसमें सबसे मुख्य मुद्दा वाजे को वापस पुलिस फोर्स में रखने, सीधी रिपोर्टिंग करने, परमबीर की वाजे के साथ सांठगांठ को लेकर है। तो परमबीर के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। संजय पांडे को हम दिखा रहे हैं, संजय पांडे परमबीर के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ये इन्वेस्टिगेशन में जो परमबीर ने आरोप लगाए, बाकायदा बड़ी चिट्ठी लिखी, मुख्यमंत्री को चिट्ठी भेजी, जिस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि दरअसल सचिन वाजे जो वसूली कर रहा था, यह वसूली दरअसल पूर्व गृह मंत्री देशमुख के कहने पर यह वसूली कर रहा था। इस यानी परमबीर सचिन वाजे को बचाने की कोशिश कर रहे थे। इन्हीं आरोप और इल्जामात की जांच करेंगे अब संजय पांडे। तो संजय पांडे रिपोर्ट देंगे, लेकिन फिलहाल आपको बताएं कि चेले अंदर चले गए, बॉस अंदर चले गए, लेकिन चेलों के बाद गुरु का नंबर कब आएगा, ये बड़ी बात है। सबसे पहले आपको दिखाऊं, सचिन वाजे जेल में, रियाज काजी गिरफ्तार हो चुके हैं, परमबीर के खिलाफ जांच बैठ चुकी है। कई जांच परमबीर के खिलाफ सीबीआई जांच कर रही है, खुद संजय पांडे जांच कर रहे हैं, लेकिन परमबीर जिनको रिपोर्ट करते थे यानी अनिल देशमुख, तो अनिल देशमुख की जांच की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अनिल देशमुख पर जो आरोप और इल्जामात लगे हैं, सीबीआई ने उसकी जांच शुरू कर दी है। देखिए जरा, सीबीआई पूर्व गृह मंत्री के खिलाफ जांच कर रही है और गृह मंत्री के जो पीए थे, यानी उनके पर्सनल असिस्टेंट, जो उनके दाएं और बाएं हाथ थे, जो उनके नाक और कान थे, उन्हें आज सीबीआई ने बुलाया। सारे राज जानते हैं ये पीए, उन्हें सीबीआई ने बुलाकर 10 घंटे से ज्यादा वक्त तक पूछताछ की है। देखिए जरा।
100 करोड़ की वसूली कांड में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। परमबीर सिंह के लेटर बम मामले में सीबीआई ने जांच की रफ्तार तेज कर दी है। अनिल देशमुख के पीए रहे संजीव पलांडे और कुंदन को पूछताछ के लिए सीबीआई ने बुलाया। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में कुंदन और पलांडे का जिक्र किया था। सीबीआई ने इन दोनों से पूछताछ की। सीबीआई ने इनसे पूछा, 100 करोड़ की वसूली के बारे में क्या जानते हो? क्या आपके सामने वसूली पर चर्चा हुई? क्या सचिन वाजे को देशमुख ने बुलाया था? क्या देशमुख ने वाजे पर वसूली का दबाव बनाया था? ये देखिए लेकर जा रहे हैं पलांडे और कुंदन, जो पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के पीए हैं। उनसे लगातार सुबह से अभी तक पूछताछ हो रही थी और अब उनको ले जाया गया है यहाँ से। दरअसल परमबीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में अनिल देशमुख पर वाजे को 100 करोड़ वसूली का टारगेट देने का आरोप लगाया था। परमबीर सिंह ने अपनी इस चिट्ठी में वसूली को लेकर एसपी पाटिल नाम के एक पुलिस अधिकारी के साथ हुई बातचीत का जिक्र किया था। इस बातचीत में देशमुख के पीए पलांडे का नाम आया था। परमबीर को एसीपी पाटिल ने पलांडे के बारे में बताया। 4 मार्च को पाटिल की पलांडे से मुलाकात हुई। वसूली को लेकर पलांडे ने पाटिल को कहा और इसी बयान को लेकर सीबीआई ने देशमुख के निजी सचिव से पूछताछ की है। दरअसल देशमुख से पूछताछ से पहले सीबीआई ने वसूली कांड के हर किरदार से पूछताछ कर ली है। तो सीबीआई एक एक शख्स से पूछताछ कर रही है, जो भी इल्जामात पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे। आइए आपको दिखाते हैं सीबीआई ने किसका बयान दर्ज किया है। अब तक सीबीआई ने परमबीर सिंह का बयान दर्ज कर लिया है। सीबीआई ने डीआरडीओ में सचिन वाजे का बयान दर्ज किया, खुद एनआईए ऑफिस जाकर। देशमुख के पीए पलांडे का बयान दर्ज किया जा चुका है। एसीपी संजय पाटिल का बयान दर्ज किया गया। पाटिल भाई जिसका चिट्ठी में खुद परमबीर सिंह ने जिक्र किया था। डीसीपी भुजबल का जिक्र भी खुद परमबीर सिंह ने चिट्ठी में किया था। और जयश्री पाटिल ये याचिकाकर्ता, जिनकी याचिका पर खुद परमबीर के खिलाफ, परमबीर की जो आरोप थे वो देशमुख के खिलाफ जांच हो रही है। आइए आपको सुनवाते हैं कि दरअसल इस पर सियासी संग्राम भी मचा है। इस्तीफे की मांग हो रही है। यह मांग हो रही है कि सभी इस्तीफा दें, तभी जांच हो सकती है। सुनिए जरा। बहुत सारे नाम अभी आएंगे और बहुत सारे लोग अरेस्ट हो जाएंगे। बहुत सारे मंत्रियों को भी अभी रिजाइन देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इससे संबंध जुड़ा हुआ है। तीनों पार्टियां महाविकास आघाड़ी कलेक्शन वाली आघाड़ी सरकार है और इसीलिए सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते थे, किसी से भी समझौता कर सकते थे, आतंकियों से और दूसरे लोगों से। उसी का ये हिस्सा है और अभी आगे क्या निकलता है सारी जांच के बाद वो देखते जाइए। इसमें सरकार के लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, ऐसा भी शक होता है। तो चेलों का हिसाब हो गया, गुरुओं का हिसाब होना है। सबका नंबर आएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात जानलेवा बीमारी कोरोना की। कोरोना लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है, खतरनाक तरीके से फैल रहा है। हर रोज हजारों लाखों मामले सामने आ रहे हैं। जी हां, लगातार जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वो डराने वाले हैं, खौफनाक हैं। लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो ये कह रहे हैं उन्हें वैक्सीन की जरूरत नहीं, जो ये कह रहे हैं कि वैक्सीन से उनका कुछ नहीं होगा, ऊपर वाला उनका साथ है। जहालत का स्तर यह है कि सोचिए, वैक्सीन लगवाने से परहेज कर रहे हैं और दूसरों को गुमराह कर रहे हैं। कोई और नहीं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। सुनिए जरा। जरूरत भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। मैं बगैर वैक्सीन के ही अल्लाह की हिफाजत में हूँ, अल्लाह की हिफाजत। मेरा हाफिज परवरदिगार है, मेरा बहुत लंबा लेकिन मौकम है कि इंशाअल्लाह मुझ पर कोई असर नहीं। तो आप सुन रहे थे शफीकुर रहमान बर्क, संभल से सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। वो कह रहे हैं मुझे कोरोना नहीं होगा, मेरे साथ ऊपर वाला है। बेशक सभी के साथ ऊपर वाला है बर्क साहब, लेकिन आपका यह बयान लाखों करोड़ों लोगों को गुमराह कर रहा है। सुनिए जरा एक बार फिर से, फिर डॉक्टर से सुनवाएंगे डॉक्टर क्या कह रहे हैं। सुनिए जरा एक बार शफीकुर रहमान बर्क। जरूरत भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। मैं बगैर वैक्सीन के ही अल्लाह की हिफाजत में हूँ, अल्लाह की हिफाजत। मेरा हाफिज परवरदिगार है, मेरा बहुत लंबा लेकिन मौकम है कि इंशाअल्लाह मुझ पर कोई असर नहीं। शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि मुझे वैक्सीन की जरूरत नहीं,
लेकिन शफीक उर रहमान को फॉलो करने वाले, मानने वाले, उनके समर्थक उनके इस जहालत वाले बयान के बाद शायद वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। लेकिन बहुत जरूरी है वैक्सीन लगवाना। सुनिए जरा डॉक्टर स्वाति महेश्वरी क्या कह रही हैं। जिन लोगों को वैक्सीन लगेगी उनके अंदर वायरल लोड कम होगा और ऐसी स्थिति में वो दूसरे लोगों को ज्यादा कोरोना नहीं पास ऑन करेंगे। तो वैक्सीन ही हमारे पास इस वक्त एक बहुत ही कारगर तरीका है जिससे हम लोगों को भी बचा सकते हैं और चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ने का काम भी वैक्सीन से ही कर सकते हैं। इसलिए इस तरह के जो लोग हैं जो समाज में भ्रम फैला रहे हैं और वैक्सीन के खिलाफ जो इस तरह की बातें बोल रहे हैं उनको बहुत सोच समझ के इस वक्त बोलना चाहिए, क्योंकि आप जनता के प्रतिनिधि हैं, आपकी बात जनता सुनती है। और अगर आप इस तरह की गलत धारणाएं और गलत बातें वैक्सीन के बारे में लोगों को फैलाएंगे तो लोगों का विश्वास भी वैक्सीन पर टूटता है। और शफीकुर रहमान जैसे लोगों के लिए ये जो हम आपको दिखा रहे हैं आंकड़े बहुत जरूरी हैं। देखिए जरा, ये देखिए जरा, ध्यान से देखिए। 6 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक कैसे लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। 6 अप्रैल को 1,15,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 8 अप्रैल को 1,26,000। 9 अप्रैल को देखिए अगर आप, 7 अप्रैल को 1,26,000, 8 अप्रैल को 1,31,000, 9 अप्रैल को 1,44,000 से ज्यादा मामले और 10 अप्रैल को 1,52,000। जिस तरह से तेजी से कोरोना बढ़ रहा है वो ये बता रहा है कि हालात बद से बदतर हो सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि आपके राज्य में हालात क्या हैं, कैसे आपके राज्य में हालात और तस्वीर खराब हो रही है, देखिए जरा इस रिपोर्ट में। मास्क लगाइए, कोविड संक्रमण से बचिए, दूरी बना के बैठिए, प्रॉपर तरीके से अपना बचाव कीजिए। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर लोगों को डराने लगी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,52,879 नए केस सामने आए हैं, जबकि 839 लोगों की जान चली गई है। पिछले 5 दिनों में ही 6 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। यहां पिछले 24 घंटे में 55,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। महाराष्ट्र में एक्टिव केस की संख्या 5 लाख से ज्यादा है और इस वजह से उद्धव सरकार के साथ ही केंद्र सरकार की भी नजर महाराष्ट्र पर है। महाराष्ट्र के बाद सबसे खराब हालात राजधानी दिल्ली की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में पिछले 10 से 15 दिनों में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ा है। यहां कोरोना की यह चौथी लहर है। दिल्ली में 24 घंटे में 5,700 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में एक्टिव केसों की संख्या 28,000 से ज्यादा है। कि घर से तभी बाहर निकलेंगे जब बहुत ज़रूरी होगा। कुछ दिन की बात है, मुझे पूरी उम्मीद है जैसे पिछली 3 वेव चली गई वैसे ये चौथी वेव भी चली जाएगी। तो अभी फ़िलहाल ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि घर पे ही रहें, घर से बाहर तभी निकलें जब बहुत ज़रूरी हो। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 15,353 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि एक्टिव केस की संख्या 71,000 को पार कर गई है। इसके बाद कोरोना से बिगड़ते हालात को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ बैठक की। योगी ने टीका अभियान पर जोर देने को कहा है। ये टीकाकरण कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने और हर नागरिक को सुरक्षित करने के अभियान का हिस्सा है। इसी तरह गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी हर दिन कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। गुजरात के सूरत से प्रवासी मजदूर बसों से घर लौट रहे हैं। साथ ही कई जगहों से लापरवाही की तस्वीर भी सामने आ रही है। पंजाब के जालंधर में नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे युवाओं ने एसएचओ के साथ मारपीट की। इन सब के बीच पीएम मोदी ने टीका उत्सव पर संदेश जारी कर लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की है। आज दिल्ली, यूपी से लेकर गुजरात के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर बड़ी संख्या में लोगों ने टीकाकरण कराया। संदेश साफ है, कोरोना से जंग अभी जारी है और वैक्सीन लगने के बाद भी सावधानी बरतनी होगी। और आइए अब आपको दिखाते हैं कोरोना से जो हालात बिगड़ रहे हैं। देश की राजधानी भी अछूती नहीं है। देश की राजधानी क्या लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही, देखिए जरा तस्वीरें, कैसे बाहर निकलकर लोगों को बताया जा रहा है कि नियम, कायदे, कानून का पालन करें। देखिए जरा,
और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। कोविड-19 वायरस से आप भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। कि कोविड के बढ़ते हुए केस को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली सरकार और डीडीएमए ने नोटिफिकेशन जारी की है, जिसके अकॉर्डिंग रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कंप्लीट नाइट कर्फ्यू होगा और इसको फॉलो करें और गवर्नमेंट की हेल्प करें टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 वायरस। कृपया मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। कोविड-19 की लहर से आप भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। धन्यवाद। और आइए आपको जल्दी से बताते हैं कि दिल्ली में कौन से नियम लागू कर दिए गए हैं जिसका पालन करना पड़ेगा कोरोना के दौरान। एक नजर डाल लीजिए, अगर देश की राजधानी दिल्ली में रहते तो अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल होंगे सिर्फ अंतिम संस्कार में। इसके अलावा जल्दी से मैं दिखाऊं, शादी समारोह में 50 लोग शामिल हो सकते हैं। बार रेस्टोरेंट में 50% ग्राहकी एक बार में होंगे। मेट्रो और बस में भी 50% मुसाफिर और यात्री होंगे। सिनेमा थिएटर में भी 50% दर्शकों को ही अलाउ किया गया है। सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है और महाराष्ट्र से आने वाले लोगों पर को रिपोर्ट देनी होगी, यानी आरटीपीसीआर रिपोर्ट सौंपनी होगी। अगर आपके पास रिपोर्ट नहीं है तो 14 दिन क्वारंटीन रहना होगा आपको। आइए अब आपको सुनवाते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। पूरे देश भर में कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। दिल्ली में भी पिछले कुछ दिनों से, पिछले 10 से 15 दिन में इतनी तेज़ी से कोरोना बढ़ा है। अब ये चौथी वेव आई है जो बेहद ख़तरनाक है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। दिल्ली में 10,732 केस पिछले 24 घंटे में आए हैं। 10,732 केस। इसके ऊपर स्थिति बेहद चिंताजनक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, लेकिन कल सरकार को मजबूरीवश कुछ रिस्ट्रिक्शंस के ऑर्डर किए गए हैं। और आइए आपके लिए एक बहुत जरूरी जानकारी, वो ये कि कोरोना मरीजों के लिए सबसे उपयोगी दवा रेमडेसिविर इंजेक्शन के निर्यात पर केंद्र सरकार ने फिलहाल रोक लगा दी है। इसे बनाने में इस्तेमाल होने वाली चीजों का भी निर्यात नहीं हो सकेगा। कोरोना के मामले अचानक बढ़ने से देश भर में इस इंजेक्शन की कमी हो गई है, क्योंकि लोगों ने इसे स्टॉक करना शुरू कर दिया। आने वाले दिनों में इसकी मांग और तेजी से बढ़ने की संभावना है, इसलिए सरकार ने इसकी ब्लैक मार्केटिंग रोकने के आदेश दे दिए हैं। दवा कंपनियों को अपनी वेबसाइट्स पर स्टॉकिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर्स के नाम डिस्प्ले करने को कहा गया है और इस इंजेक्शन के तेजी से उत्पादन बढ़ाने पर भी सरकार ने जोर देना शुरू कर दिया है। जी हां, और आइए अब आपको जल्दी से बताते हैं कि ये वैक्सीन है क्या। ये वैक्सीन है क्या, इसके बारे में आपको बता दें। रेमडेसिविर का नाम आपने सुना होगा कि इसकी कमी हो रही है। इस इंजेक्शन के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं। यह इंजेक्शन फेफड़ों में संक्रमण को रोकता है। गंभीर मरीजों को ही यह इंजेक्शन देना चाहिए, बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं देना चाहिए। और रेमडेसिविर इंजेक्शन के साइड इफेक्ट्स भी हैं। लीवर के मरीजों के लिए यह बेहद खतरनाक है और कोरोना के हर मरीज को इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद इसका स्टॉक हो रहा है। और इस बीच अच्छी खबर यह है, आपको बताऊं कि कैसे कोरोना के मामलों से जुड़ी अच्छी खबर आई। जल्दी से मैं आपको दिखाऊं जरा इस वॉल पर। अच्छी खबर यह है कि कैसे वैक्सीन पर यह गुड न्यूज है। अक्टूबर तक भारत के पास 5 नई वैक्सीन होंगी। जी हां, 5 और नई वैक्सीन अक्टूबर तक आ जाएंगी। अक्टूबर तक सभी वैक्सीन ट्रायल के अलग अलग फेज में, जो 5 वैक्सीन है ये ट्रायल के अलग अलग फेज में। राज्यों में वैक्सीन का संकट फिलहाल खत्म हो जाएगा अगर ये 5 वैक्सीन आ जाती हैं। जल्दी से इसको हम रोटेट करें। 10 दिन में रूसी स्पुतनिक को मंजूरी संभव है, यह भी एक गुड न्यूज है। और कोवैक्सीन, कोविशील्ड के बाद तीसरी वैक्सीन ये स्पुतनिक होगी। ये अच्छी खबर कोरोना से जुड़ी है, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि इस खबर के साथ ही लोगों के लिए अच्छी खबर यह है कि आखिर कोरोना वैक्सीन के मामले हिंदुस्तान में बेशक अभी भी अमेरिका से कम है, लेकिन हमें एहतियात बरतने की सख्त जरूरत है। दुनिया भर में मामलों की हकीकत क्या है वो हम आपको दिखाते हैं। आइए, दुनिया भर में जो मामलों की हकीकत है वो आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा किस तरह से मामले, अमेरिका की बात करें 3,18,000 मामले अमेरिका में। इसके अलावा ब्राजील की बात करें, ब्राजील में 3 करोड़ 18 लाख, माफ कीजिएगा। और ब्राजील में मैं आपको दिखा रहा हूं
1,34,00,000। उसी तरह भारत में आप देखिए किस तरह से मामले तेजी से बढ़े हैं और इसके अलावा दूसरे मुल्कों में भी मैं आपको दिखा रहा हूं। बहरहाल फिलहाल आगे बढ़ते हैं और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर यह है कि मुख्तार अंसारी से जुड़ी है बड़ी खबर है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक और मामला दर्ज कर लिया गया है। बांदा जेल में मुख्तार है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक और मामला दर्ज कर लिया गया है। आर्म्स एक्ट के तहत यह मामला दर्ज किया गया है मुख्तार अंसारी के खिलाफ। यह बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आ रही है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि आर्म्स एक्ट की अलग अलग धाराओं में मामला मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज हुआ है। 2017 और 97 में एक राइफल और डीवीवी गन को निरस्त किया गया है। मुख्तार अंसारी द्वारा लाइसेंस सरेंडर कराया नहीं गया और न असलहा जमा कराया गया। उसके बाद यह एफआईआर दर्ज हुई है 191 गैंग सरगना मुख्तार अंसारी के खिलाफ मोहम्मदाबाद में 21/25 आर्म्स एक्ट के तहत यह एफआईआर दर्ज की गई है और लाइसेंस जिलाधिकारी गाजीपुर ने निरस्त कर दिया था और नोटिस तामील होने के बावजूद इन शस्त्रों को और लाइसेंस को मुख्तार अंसारी द्वारा जमा न कराए जाने की वजह से इनके खिलाफ मोहम्मदाबाद में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। और आपको बता दें फिलहाल मामले में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने बताया है कि मुख्तार अंसारी के पास एक राइफल, एक डीबीबीएल गन के लाइसेंस हैं जो 2017 और 96 में निरस्त कर दिए गए थे। सुनिए जरा पुलिस क्या कह रही है। इनके पास एनटीबी राइफल और डीबीबीएल गन के लाइसेंस थे जिसको वर्ष 2017 और 1996 में निरस्त कर दिया गया था। बार बार नोटिस तामील करने के बावजूद भी इन्होंने उन असलहों का ना तो पता बताया और ना ही लाइसेंस सरेंडर किया और ना ही असलहों को जमा कराया, जो कि आर्म्स एक्ट के नियमों के विपरीत था। इसलिए आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में, उचित धाराओं में इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया है। और आइए आप दिखाते हैं पाकिस्तान का एक और काला चेहरा। सोचिए कोई शख्स सिर्फ एक स्टिकर को नोच दे, कोई शख्स सिर्फ एक स्टिकर को नोच दे और उसकी गिरफ्तारी हो जाए, उसकी जान पर बनाए। यह सिर्फ पाकिस्तान में ही मुमकिन है। पाकिस्तान में काला कानून है जिसे ईश निंदा के नाम से जानते हैं। एक नन ने एक धार्मिक स्टिकर नोच दिया, उसके बाद उसके घर में हंगामा हुआ और ईश निंदा कानून के खिलाफ कार्रवाई हुई। न जाने कितनों को इस काले कानून के जरिए मौत के घाट उतारा जा चुका है और खासतौर पर पाकिस्तान में रह रहा अल्पसंख्यक समुदाय इसका निशाना और शिकार बनता है। ईश निंदा की आड़ में महापाप, ईश निंदा कानून की भेंट चढ़ी दो नर्सें। नर्सों पर टूटा कट्टरपंथियों का कहर। ये तस्वीर है पाकिस्तान की, इमरान के नए पाकिस्तान की, जो अल्पसंख्यकों के लिए नरक बन चुका है। हर रोज अल्पसंख्यकों को शिकार बनाया जा रहा है। नया मामला फैसलाबाद से सामने आया है जहां पर ईश निंदा के आरोप में दो नर्सों के साथ मारपीट की गई। बताया जा रहा है नर्सों ने एक अलमारी के ऊपर लगे एक पवित्र स्टिकर को हटा दिया था। इसे लेकर स्थानीय पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था, लेकिन इस दौरान अस्पताल में कट्टरपंथियों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने अस्पताल पर कब्जा कर लिया था। इस दरमियान अस्पताल के भीतर खड़ी पुलिस की गाड़ी पर हमला भी किया गया ताकि आरोपी नर्सों को खुद पकड़कर सजा दे सके। हालांकि पुलिस ने किसी तरह से नर्सों को कट्टरपंथियों की भीड़ से बचाया। ईश निंदा का कानून पाकिस्तान में कट्टरपंथी हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इस कानून के सहारे अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाता रहा है। फैसलाबाद से जो मामला सामने आया है उसमें ईसाई नर्सों ने दीवार पर लगा एक कैलेंडर हटा दिया जिस पर धार्मिक शब्द लिखे हुए थे। नर्सों पर
खुदा का अपमान करने का आरोप लगा है। अस्पताल प्रशासन ने ही नर्सों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। अब इस मामले में दोनों नर्सों को मौत तक की सजा हो सकती है। सोचिए, कैलेंडर हटाने पर। मानवाधिकार संगठन ने लगातार इस कानून का विरोध जताया। अमेरिका तक ने पाकिस्तान के इस ईश निंदा कानून को शर्मनाक बताया और पाकिस्तान ने इस कानून को खत्म करने के लिए पाकिस्तान से कहा भी, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में इस कानून का गलत इस्तेमाल होता रहा है। फिलहाल आप देख रहे थे, ये भारत की बात है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।